Good morning students. We are starting the chapter 2 of civics constitutional design. इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है ना। हर कंट्री का अपना संविधान होता है, हर कंट्री की अपनी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री जो है जहाँ पर जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी हो। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इन बेसिक कुछ क्वेश्चंस के बारे में, इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी मीनिंग जानेंगे। ठीक है, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, पिछली क्लासेस में, तो इसको मैं शॉर्ट में ही इसका आपको मीनिंग बता दूंगी। इसको ज़्यादा मीनिंग को डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक रूल्स की बुक है ना, एक रूल बुक है जो जिसमें वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए होते हैं जिसके आधार पर किसी कंट्री की गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत है किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बता रही हूँ, तो और उसको साथ में मैं समझाती जाऊंगी। फर्स्ट ये है कि इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजन। पहला ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनाई जाएगी, कैसे बनेगी गवर्नमेंट, और किसको डिसीजन लेने का पावर मिला हुआ है और किसको कौन से अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, जो गवर्नमेंट है उसको जो पावर्स मिली हुई हैं उसको लिमिट करता है, उसको कंट्रोल करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, इट गाइड्स टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। देश के लोगों को जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट एम्स एट द क्रिएशन ऑफ गुड सोसाइटी एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उद्देश्य ये है कि जो कंट्री है वह उसकी सोसाइटी को वो एक अच्छी सोसाइटी बनाए, उस सोसाइटी को बेटर सोसाइटी बना सके, और उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सारी एस्पिरेशन और एस्पिरेशंस को एक्सप्रेशन मिले, मतलब उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, उनको वो एक्सप्रेस कर सके फ्रीली, बिना किसी डर के। ठीक है, और अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वो हर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ अपने एस्पिरेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट है, इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। हमारे इंडिया जैसे देश में जहाँ अलग अलग कास्ट, रिलीजन, अलग अलग जो है रीजन में लोग रहते हैं, सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो ऐसे देश में एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना और एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट होना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसी कंडीशन में इन डिफरेंट पीपल्स के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को जनरेट करना, ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एम होता है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, ना केवल हमारे देश के लिए बल्कि हर कंट्री के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के बारे में। ठीक, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने इंडिपेंडेंस के लिए कैसे स्ट्रगल किया और उसने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक, तो साउथ अफ्रीका में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो 1994 में हुआ था। ठीक है, अपार्थीड जो है एक
सिस्टम का नाम है, एक ऐसे सिस्टम का नाम है जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो स्किन है, स्किन के कलर के आधार पर। साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पर दो रेस के लोग रहते थे, एक वाइट्स थे और एक ब्लैक थे। ठीक है, तो जो वाइट्स थे सारे राइट्स उन्हीं को मिले हुए थे, और जो ब्लैक थे उनको स्लेव की तरह ट्रीट करते थे ये जो वाइट्स होते थे। और उनको जो ब्लैक थे उनको कोई भी राइट्स नहीं मिले हुए थे, ना तो वोटिंग का उन्हें राइट मिला हुआ था, और इक्वालिटी नहीं थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला जो लीडर बने और उन्होंने अपार्थीड मूवमेंट चलाया। तो अपार्थीड जो है एक ऐसे सिस्टम का नाम है जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो था उस समय अफेक्ट में था। जो वाइट यूरोपियंस थे वो साउथ अफ्रीका पर इस सिस्टम को इम्पोज कर रहे थे, अपार्थीड को जो है नस्लवाद जिसे हिंदी में हम कहते हैं उसको वो जो है इम्पोज कर रहे थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि अपार्थीड जो है, अपार्थीड सिस्टम में जो लोग हैं उनको उनके स्किन कलर के बेस पर डिवाइड कर दिया जाता है, उनको लेबल कर दिया जाता है कि ये वाइट्स हैं, ये ब्लैक हैं, और जो वाइट्स हैं वो ज़्यादा सुपीरियर है और जो ब्लैक है वो क्या है, इन्फीरियर है। ठीक है, तो जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के उनका कलर ब्लैक ही होता था, ब्लैक ही होता है ना। और जो टोटल पॉपुलेशन थी साउथ अफ्रीका की वो ब्लैक्स की ही थी। 3/4 पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन का 3/4 पार्ट था वो उन्हीं का था जो नेटिव पीपल थे वहाँ के, और उन्हें ब्लैक कहा जाता था। तो ये जो दो ग्रुप्स थे, यहाँ पर दो ग्रुप्स बन गए थे, है ना। जो दो ग्रुप्स के लोग थे यहाँ पर जो मिक्स्ड रेसिस के थे, जिन्हें कलर्ड और ऐसे लोग थे जो इंडिया से माइग्रेटेड हुए थे वहाँ पर, है ना। ऐसे लोगों को मिक्स कलर्ड मतलब जो इंडियन थे उनको मिक्स्ड माइग्रेटेड कहा जाता था, कलर्ड पीपल कहा जाता था, और जो साउथ अफ्रीकन थे उनको ब्लैक कहा जाता था, और जो अमेरिकन थे ब्रिटिशर्स थे उनको वाइट्स कहा जाता था। तो जो रूलर्स थे वो कौन थे, वाइट्स थे। हमने पढ़ा था कि अमेरिका कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन था, उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को अपना जो है कॉलोनी बना रखी थी। ठीक है, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका पर भी इनका ही शासन था उस समय पर। जो वाइट रूलर्स थे वो सभी नॉन वाइट्स को इन्फीरियरली ट्रीट किया करते थे। ठीक है, जो भी ब्लैक थे या फिर जो उनकी तरह वाइट नहीं थे उनको वो बहुत ही इन्फीरियॉरिटी से ट्रीट करते थे। जो नॉन वाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, जैसा मैंने आपको पहले अभी बताया था, है ना। जो अपार्थीड सिस्टम था वो पर्टिकुलरली अप्रेसिव था ब्लैक्स के लिए, है ना। बहुत उन पर दबाव डाला जाता था, उनको हर फील्ड में उन्हें पीछे कर दिया जाता था ब्लैक्स को, अपार्थीड सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, जहाँ पर वाइट्स रहते थे उस एरिया में वो नहीं रह सकते थे। ठीक है, दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। उस एरिया में जहाँ वाइट्स रहते थे वहाँ पर वो तभी काम कर सकते थे जब उन्हें परमिशन मिलती थी उनकी। ट्रेन, बसेस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, वहाँ पर सिर्फ वाइट और ब्लैक दोनों के लिए वो अलग अलग होता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था, दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेगेशन। ठीक है ना। अपार्थीड सिस्टम जो था वो क्या था, पर्टिकुलरली बहुत अप्रेसिव था। अप्रेसिव मतलब क्या होता है कि बहुत अत्याचारपूर्ण, एक वर्ग को दूसरा वर्ग दबा रहा है, उसको इन्फीरियर कर रहा है।
ठीक है। तो ये सिस्टम जो था बहुत ही पर्टिकुलरली बहुत अप्रेसिव था, और जिस एरिया में वाइट्स रहते थे उस एरिया में वो नहीं जा सकते थे, है ना। उन्हें जहाँ वाइट का एरिया था वहाँ पर वो काम नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें परमिशन ना मिले। उनके एरिया में वो तभी जा सकते थे जब कि उन्हें परमिशन मिले वहाँ जाने की, अदरवाइज नहीं जाते थे। और सारे हर वो एरिया जैसे ट्रेन, बसेस, जितने भी पब्लिक प्लेसेस थी वहाँ पर वो तभी जा सकते थे जब वो परमिट करें, वाइट्स उनको परमिट करें, अदरवाइज वो नहीं जाते थे। इसे सिग्रीगेशन कहा जाता था। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चिज, यहाँ तक कि वो चर्च में भी नहीं जा सकते थे जहाँ पर वाइट वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। ब्लैक्स जो थे वो अपना एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, वो टेरिबल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करते थे, उनके ऊपर जो अत्याचार होता था उसके अगेंस्ट वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। 1950 तक जो ब्लैक्स थे, जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, ब्लैक्स कलर्ड थे और इंडियंस थे, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के लिए फाइट किया। उन्होंने प्रोटेस्ट और मार्चेस और स्ट्राइक्स लॉन्च किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था was the umbrella organization that led the struggle against the policy of segregation। ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे ANC कहा जाता था। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये सेग्रीगेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल किया। सेग्रीगेशन मैंने आपको बताया कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे, जैसे स्विमिंग पूल है, टैक्सी है, ट्रेन है ना, चर्च हैं, और भी कई जो सारे बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, सिनेमा घर हैं, यहाँ पर जहाँ पर वाइट्स जाते थे वहाँ पर वो ब्लैक्स को आना मना था, है। तो ये क्या पॉलिसी थी? सेग्रीगेशन कहलाता था ये। तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने प्रोटेस्ट किया इस पॉलिसी के अगेंस्ट, और इसमें कई सारे वर्कर्स भी इंक्लूड हुए, यूनियंस और कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है। तो इस तरह से अपार्थाइड मूवमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर आवाज़ उठाई गई। अब हम पढ़ेंगे हाउ डिड द वाइट माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी एग्रीड टू ड्रॉन अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जानेंगे कि कैसे जो ब्लैक मेजोरिटी थी और जो वाइट माइनॉरिटी थी ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैसे तैयार हुए। ठीक है। तो जो ये डाइवर्जेंट पीपल थे यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दोनों के लिए कॉमन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये बहुत इजी टास्क नहीं था, है ना। यहाँ पर जो वाइट्स थे वो माइनॉरिटी थी, वाइट्स की संख्या कम थी, और जो ब्लैक थे वो मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा संख्या थी। फिर भी ऑप्रेसिव कौन थे? वाइट्स थे, है ना। और दोनों के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना साउथ अफ्रीका में ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है। जो वाइट ऑप्रेसर थे और ब्लैक जो थे अप्रेस्ड थे, जो कुचले जा रहे थे, दबाए जा रहे थे, जो ब्लैक्स थे सॉरी। तो उनके लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जब ये फ्री हुए 1994 में, जब ये आज़ाद हो गए 1994 में, तब इनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लेकिन दोनों ही साइड, वाइट्स और ब्लैक्स, दोनों ने ही मेच्योरिटी दिखाई और कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ दोनों ही तरफ से किए गए, ब्लैक्स की तरफ से भी और वाइट्स की तरफ से भी, है ना। तो कैसे क्या क्या इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, ये कैसे बना इनका कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ते हैं। जो वाइट्स थे वो मेजॉरिटी रूल के प्रिंसिपल पर अग्री हो गए। मेजॉरिटी रूल मतलब ज़्यादातर, जो ज़्यादा लोग जैसा चाहेंगे वही रूल बन जाएगा। ठीक है। दे ऑल्सो अग्रीड टू सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। पुअर और वर्कर्स के लिए कुछ जो बेसिक राइट्स थे उनके लिए भी वो तैयार हो गए। जो वाइट्स थे, ये हम वाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो ब्लैक्स थे वो अग्री हो गए कि जो मेजॉरिटी रूल है, वो जो मेजॉरिटी रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल क्या होता है? ठीक है। प्रीएम्बल सिर्फ एक बुक होती है ना,
एक बुक है, जैसे आपके पास बुक है, आप बुक्स हैं आपके पास, तो हर बुक का फर्स्ट पेज आप देखते हो तो उसमें क्या इंडेक्स बना रहता है ना। तो इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक बुक है, और उस बुक का जो इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रीएम्बल कहलाता है। ठीक है, प्रीएम्बल ये शो करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एग्जैक्टली किस एम को लेकर के बनाया गया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आइडियल्स हैं उनको शो करता है प्रीएम्बल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसे हुआ, है ना। जो फर्स्ट स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन। जैसे साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि जो अलग अलग दो अलग अलग रेस थे, एक वाइट्स थे एक ब्लैक थे, है ना। तो दोनों के लिए कॉमन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इजी नहीं था। वैसे ही इंडिया में बहुत एक दो से भी ज़्यादा बहुत वैरायटी थी यहाँ पर, रेस की, कास्ट की, रिलीजन की, है ना, रीजन्स की। तो ऐसे में इंडिया के लिए एक कॉमन पूरे देश के लिए, इतने वैरिड कंट्री के लिए, इतने वैरिड फीचर वाले कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत आसान काम नहीं था। ये बहुत ही एक मुश्किल टास्क था, है ना। तो फिर भी जब और उसके बाद जब पार्टीशन हो गया हमारे देश का, पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ, तो उसमें लगभग 10 लाख लोग दोनों तरफ बॉर्डर पर मारे गए थे, इतना वायलेंस हुआ था, और भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उसके बाद। और ऐसे समय पर और कुछ स्टेट जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स जो थे, कुछ इंडिपेंडेंट रहे, कुछ स्टेट पाकिस्तान के साथ मर्ज हुए, कुछ स्टेट इंडिया के साथ मर्ज हुए। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन किया गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, उसके लिए एक असेंबली बनाई गई, एक सभा बनाई गई जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 में कैबिनेट मिशन जो इंडिया आया था, जिसके बाद ही बंटवारा हुआ था देश का, और फिर जो पार्टीशन का जिन्होंने पार्टीशन के लिए जहाँ पर फिर सहमति दे दी गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, और यहीं से फिर इसी के तहत जो है फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ 1946 में। ठीक है, इस असेंबली में 389 मेंबर थे। ज़्यादातर जो थे प्रोविंशियल असेंबली से के इलेक्टेड मेंबर्स थे, और कुछ जो थे वो नेटिव रूलर्स के जो नेटिव स्टेट्स थे वहाँ के जो है इलेक्टेड मेंबर्स थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि फिर बाद में 1947 में कंट्री का पार्टीशन हो गया था, तो उसके बाद जो मेंबरशिप थी वो कम हो गई थी, 389 से घट करके 308 हो गई थी 1947 में, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था। तो उसके मेंबर्स जो थे पाकिस्तान के जो मुस्लिम मेंबर्स थे वो निकल गए थे इसमें से। तो कितने रह गए थे, 308 मेंबर्स फिर रह गए थे। इट इंक्लूडेड एमिनेंट पर्सन, है ना। इस असेंबली में जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, एमिनेंट पर्सन थे जो इसमें इंक्लूड थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, और भी कुछ जो दूसरे थे, और भी कई ऐसे विद्वान थे, ऐसे इम्पोर्टेंट पीपल थे कंट्री के जो इसमें शामिल थे। ठीक है, फिर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का जो है काम शुरू किया गया।
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का कब शुरू किया? December 4, 1946 से शुरू किया। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले, बहुत पहले ही ये शुरू कर दिया गया था। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया और उसके जो चेयरमैन बने वो डॉक्टर अंबेडकर बने। वो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थे हमारी कंट्री के, एक बहुत ही महान विद्वान के रूप में याद किए जाते हैं। फिर 6 मंथ के पीरियड के बाद इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, फरवरी 1948 में जो तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नवंबर 1948 में एक मीटिंग की और जो प्रोविज़न थे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्लॉज बाय क्लॉज उसको कंसीडर किया। फिर थर्ड रीडिंग की शुरुआत हुई और इसको फाइनल शेप दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसे नवंबर 26, 1949 को अडॉप्ट किया गया, है ना। इट देन रिसीव्ड द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड। फिर इस पर प्रेसिडेंट के साइन लिए गए और फिर इसे पास डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में 2 years 11 months और 18 days का टाइम लगा, समय लगा एक आज़ाद देश का संविधान बनाने में, ठीक है। और तो इस तरह से जो है हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया प्रीएम्बल क्या होता है ना। प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है किन ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और एस्पिरेशंस को लेकर के बनाया गया है, ठीक है। एक तरह से जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पूरी समरी आप प्रीएम्बल को देख करके समझ सकते हैं। उसका जो स्पिरिट है वो आपको प्रीएम्बल में समझ में आता है। तो जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सभी गाइडिंग वैल्यूज़ को इंस्पायर करता है। कौन कौन से गाइडिंग वैल्यूज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना? वो गाइडिंग वैल्यूज़ जो इंस्पायर करते हैं और नर्चर करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा। जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी इंस्पिरेशन मिली, जो वैल्यूज़ हमको मिले हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जो वैल्यूज़ लोगों ने उसमें लिया है, नर्चर हुआ है लोगों में जो वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करता है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से वैल्यूज़ हैं? लाइक सोवेरियन, आपकी बुक में दिया हुआ है यहाँ पर, सोवेरियन, सोशलिस्ट, ये देखिए, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? प्रीएम्बल है। जो फर्स्ट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही है, दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो वैल्यूज़ हैं हमारे संविधान के, वो क्या क्या हैं? सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे जो संविधान है उसका जो है गाइडिंग वैल्यूज़ है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रीएम्बल जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो क्या है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका। ये इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या जो है क्या बताता है हमारा प्रीएम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो जो प्रीएम्बल है वो डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इट वुड इंश्योर ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ये इंश्योर करता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वो हर फ्रीडम मिलेगी जो उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। इट वुड स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी
टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड सेफ गार्ड देयर डिग्निटी। और हर व्यक्ति जो इस देश में रहता है उसको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, जिससे वो अपनी डिग्निटी को सेफ करके रह सके, डिग्निटी से रिस्पेक्ट के साथ अपने देश में वो रह सके। ये जो है इक्वालिटी देता है हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, वो क्या है। ठीक है, क्या फीचर्स हैं? पहला, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो क्या है? रिटन है और डिटेल्ड है। ठीक है, मोस्ट वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। सबसे बड़ा जो संविधान है वो इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में। इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, जिसके 24 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, और बहुत कई सारे इसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। ये रिगिड भी है और साथ ही फ्लेक्सिबल भी है। रिगिड, बोथ रिगिड एंड फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर इसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी किया जा सकता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर एज ईजी इन इंग्लैंड नॉर वेरी डिफिकल्ट एज इन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। लेकिन इसका जो अमेंडमेंट है ये इंग्लैंड की तरह बहुत ईजी भी नहीं है और यूनाइटेड स्टेट के तरह बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, उसमें कुछ बदलाव या सुधार करना बहुत इजी होता है ना, उसमें बहुत लंबे प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती। जबकि यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं किया जा सकता, उसमें अमेंडमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ना इंग्लैंड की तरह बहुत ईजी है इसका प्रोसीजर अमेंडमेंट का, और ना ही यूएस की तरह बहुत जो है मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। नाउ फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में तो फेडरल है ना, फेडरल फॉर्म है हमारे संविधान का। और फेडरल फॉर्म का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटा हुआ है जो पूरा संविधान है, पूरी जो गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है ताकि ये ऑलमोस्ट यूनिटरी एसेंस रखे, यूनाइट करके रख सके पूरे देश को, इसीलिए इनको पावर्स दी जाती हैं। इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को अलग कर सकता है, उसके पावर्स को छीन सकता है उससे, है ना। तो इस तरह से एक यूनिटरी रूप दिया गया है पूरे देश को। और सेक्युलर स्टेट, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है इंडिया को कि वो एक सेक्युलर स्टेट है। ये हम गाइडिंग वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं इसके, है ना, जो गाइडिंग वैल्यूज़ इसमें दिए गए हैं। तो जो है एक सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को, जहाँ पर हर सिटीज़न इक्वल राइट्स इंजॉय करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, किसी भी रिलीजन या किसी भी सेक्स के हों। कोई भी हमारे देश में किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है और और उसको पूरी आज़ादी होती है कि वो किसी दूसरे रिलीजन को भी चूज़ कर सकता है जैसा भी वो चाहे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करने का जो अधिकार होता है वो फ्रेंचाइजी कहलाता है ना। वोटिंग के थ्रू जो हम अपना चॉइस एक्सप्रेस करते हैं वो क्या, फ्रेंचाइजी कहलाती है। तो जो वोटिंग का राइट है या जो फ्रेंचाइजी है वो हर एडल्ट को जो 18 ईयर्स से अबव है उनको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिला हुआ है। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है ना। तो ये फिलॉसफी अब हम पढ़ेंगे कि किस फिलॉसफी पर बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। ये हम पढ़ रहे थे इसकी फिलॉसफी के बारे में। अब हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिज़ाइन है, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इसका कैसा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना। जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें इसके अमेंडमेंट की, इसमें एक सिंपल मेजॉरिटी जो है मेंबर्स की उसमें ली जाती है और जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं और वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के पास एसेंट को भेजने के पहले। ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर है।
है ना। इसमें जितने भी जो मेजॉरिटी पीपल होते हैं, जितने लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी लेते हैं और फिर वो उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग तय किया जाता है कि इसमें अमेंडमेंट होगा यानी उसके बाद प्रेसिडेंट के पास उसे असेंट के लिए भेजा जाता है। सेकेंड कैटेगरी जो है अमेंडमेंट की, इसमें केवल जो है 2/3 मेजॉरिटी जो मेंबर हैं वो वोटिंग को प्रेजेंट करते हैं हर हाउस में प्रेसिडेंट के पास भेजने के पहले। थर्ड कैटेगरी में ना केवल 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट के, बल्कि साथ ही इसमें लगभग 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर की अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट के पास भेजने के पहले। तो इस तरह से थ्री स्टेजेस में इसका अमेंडमेंट किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है अमेंडमेंट के, कि पहले सिंपल मेजॉरिटी ली जाती है मेंबर्स की। पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स हैं लोकसभा में, उन मेंबर्स की मेजॉरिटी ली जाती है, कितने मेंबर चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो। फिर वो मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में उस बिल को अमेंडमेंट के, और फिर उस पर वोटिंग की जाती है। जब वोटिंग क्लियर हो जाती है, वोटिंग में ये समझ में आता है कि हाँ जो मेजॉरिटी है वो यही चाहती है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अगर फिर भी प्रेसिडेंट उसमें असेंट नहीं देते हैं तो फिर सेकंड कैटेगरी आती है अमेंडमेंट की, जिसमें केवल 2/3 मेजॉरिटी जो है मेंबर्स की वो प्रेजेंट करती है दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में वोटिंग के लिए। और फिर उसके बाद वोटिंग जब क्लियर मिल जाती है, मेजॉरिटी जब क्लियर मिल जाती है उसे, तो फिर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजा जाता है। थर्ड कैटेगरी में ना केवल 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की और के पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा में जो है दोनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है उसके अमेंडमेंट के लिए। तो ना केवल वो, बल्कि जो स्टेट लेजिस्लेटर्स हैं, विधानसभा और विधान परिषद है ना, इनके मेंबर्स जो हैं लगभग 50% मेंबर्स के अप्रूवल की ज़रूरत होती है इसको अमेंड करने के लिए। तो ये थर्ड कैटेगरी में होता है। उसके बाद उस प्रेसिडेंट का असेंट लिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉर्म की जाती है और वो अपना वर्क कंडक्ट करते हैं। जो भी सरकारें बनती हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही बनती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनकी एक्टिविटी को डिलिमिट करती है, उन पर अपना कंट्रोल रखती है। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है गवर्नमेंट का, वो लोगों को उन्हें लोगों के राइट्स देती है उन्हें, और उन राइट्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है उनके आधार पर। ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो उनका कोई मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस देश में रहने वाले लोगों के एस्पिरेशन के को फुलफिल करने के लिए ही बनाया जाता है, और ये कॉन्स्टिटेंटली जो है लोगों के नीड्स और एस्पिरेशन का ध्यान रखता है, उसको इवॉल्व करता है, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में वो जो है स्मूथली रन कर सके और किसी तरह का जो है इसमें व्यवधान ना आए सरकार चलाने में। ठीक है। तो क्लियर जो पावर का बंटवारा है, पावर का जो डाइवर्जन है, वो क्लियर डाइवर्जन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही कंट्रोल भी रखता है पावर्स पर, ताकि किसी भी तरीके का मिसयूज़ ना हो और जो देश में रहने वाले लोग हैं उनके नीड्स और एस्पिरेशन फुलफिल हो, उनके राइट्स जो हैं सिक्योर रहें, और ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सबका। ओके। तो ये फुल चैप्टर था हमारा, एक कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका। इसको आप ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन सुने। अगर आपको लंबा लगता है वीडियो तो 2 पार्ट्स में इसको करके आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके जो टर्म्स हैं इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके चैप्टर से ही लिए गए हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। ठीक है। इनको एक बार आप पढ़ लेंगे और लिख भी लेंगे अपनी कॉपी में। ओके, टिल देन गुड बाय।